गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। हम दुर्खिम के श्रम विभाजन को पढ़ रहे थे और दुर्खिम ने यांत्रिक एकता और यांत्रिक समाज की बात की और उसके बाद उन्होंने यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा, जो कि आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक मन या सामूहिक चेतना से शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे कानून व्यक्ति को समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं। किंतु आधुनिक समाजों की यदि हम बात करें तो उन समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की बहुत अधिक प्रधानता होती है और इसी कारण उनमें भिन्नताएं भी अधिक देखने को मिलती हैं। ये जो भिन्नताएं हैं, ये समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं तथा सामूहिक चेतना की भावना को कमज़ोर करती हैं। यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता और यही कारण है कि लोगों के पारस्परिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो विभिन्नता युक्त आधुनिक समाजों में लोगों को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही कार्य में विशेषज्ञ होता है और दूसरे कार्यों के लिए उसे दूसरे लोगों पर निर्भर रहना होता है। तो समाज के सदस्यों की ये जो पारस्परिक निर्भरता है और विशेषीकरण से उत्पन्न असमानता है, ये एक दूसरे को निकट लाने के लिए बाध्य करती है, जिससे कि समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है और इसी एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा। सावयवी एकता की जो अभिव्यक्ति है वो प्रतिकारी कानूनों में होती है और प्रतिकारी कानूनों के संबंध व्यक्तिगत नैतिकता से होते हैं। तो ये व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ते, किंतु विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जोड़ते हैं, जैसे न्यायालय, पंच, न्यायाधीश, वकील आदि। हम यदि सावयवी एकता को शारीरिक अंगों की एकता के आधार पर समझें तो भी हम कह सकते हैं कि जैसे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, अलग अलग तरह के अंग हैं और सभी अपना कार्य अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सभी लोगों के परस्पर सहयोग से शरीर बना रहता है, शरीर के विभिन्न फंक्शंस होते रहते हैं। ठीक इसी तरह की एकता दुर्खिम ने कहा कि हमें समाज में सावयवी एकता के रूप में देखने को मिलती है। हम आधुनिक समाजों में देखें तो आधुनिक समाजों में एकता पाई जाती है। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक हो जाता है। तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण में एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य सौंपा जाता है, तो इससे व्यक्तित्व का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति समाज की किसी एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति कर रहा होता है। इसी तरह दुर्खिम ने बताया कि परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि में जो एकता और संगठन पाया जाता है, वह इन सबसे संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानताओं के कारण नहीं है। एक एकता ठीक उसी प्रकार की एकता है जो कि सावयव के विभिन्न अंगों में देखने को मिलती है। तो आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण ही सावयवी एकता पाई जाती है और प्रतिकारी कानून इसी एकता को प्रकट करता है। दुर्खिम ने का मानना है कि श्रम विभाजन से उत्पन्न सावयवी एकता, सावयवी सामाजिक एकता ही वास्तव में श्रम विभाजन का प्रकार्य है और इसीलिए उन्होंने सावयवी समाजों की कुछ विशेषताएं बतलाईं, जैसे विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया हमें सावयवी समाजों में देखने को मिलती है। जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि हो जाती है तो वह सावयवी एकता की ओर अग्रसर होता है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। जो आवश्यकताएं दिल्ली में हैं वो जयपुर में नहीं हैं। ऐसे समाजों में विशिष्टीकरण भी बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप विभेदीकरण बढ़ता है और जब विभेदीकरण बढ़ता है तो श्रम विभाजन का जन्म होता है। दूसरी बात, इन समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन विभिन्न इकाइयों में होता है। जैसे हम एक कपड़े के कारखाने की बात करें तो धागा बुनना, काटना, रंगाई, छपाई, कपड़ा बुनना, कपड़े के अलग अलग पैक तैयार करना, उनकी मार्केटिंग करना, ये सारे अलग अलग विभागों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह विभिन्न
व्यवसायों का विकास भी विभेदीकरण के फलस्वरूप होता है। नए जो व्यवसाय हैं वो जन्म लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकताओं की बहुलता और विविधता के कारण नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा, सावयवी समाज में लोगों के विचार, विश्वास, रीति रिवाज की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों के माध्यम से होती है और सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाज की साझा संस्कृति कही जाती है। तो इसी के द्वारा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, ठीक वही स्थान सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान का है। दुर्खिम ने कहा कि सावयवी समाज में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड न देकर नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन करना होता है। यदि इन समाजों में हम आर्थिक संगठन की बात करें, तो यहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि यांत्रिक समाजों में भरण पोषण वाली व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, तो वहीं हम देखेंगे कि सावयवी समाज में बचत वाली अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ जाता है और बंद स्थान के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है, या वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्तिगत क्षमता और योग्यता के अनुसार व्यवसायों का चयन होता है। राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर हम देखें तो सावयवी समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अलग अलग कार्य करते हैं और शासन वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकार के द्वारा होता है। धार्मिक संगठन की बात करें तो सावयवी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद, बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है, ईश्वर का वैयक्तिकरण व निजीकरण हो जाता है और धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। और इस तरह जो स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो दुर्खिम ने बतलाई कि सावयवी समाजों में हम यदि ढूंढें कि कौन सा सावयवी समाज है, तो हमें ये सब तथ्य वहाँ मिलने चाहिए। थैंक यू।